बंगाल में दूसरे ओवैसी ने कैसे ताल ठोक दी है। ममता के विधायक हुमायूं कबीर पार्टी से निकाल दिए गए, लेकिन वो ताल ठोक रहे हैं, खुद को बंगाल का ओवैसी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ना बीजेपी जीतेगी ना ममता बनर्जी। वो कह रहे हैं मैं बनूंगा किंग मेकर। तो आज सबसे पहले मैं इसी खबर से शुरुआत करती हूं, क्योंकि गृह मंत्री का जो अटैक आया है वो कैसे ममता बनर्जी पर भी है, बंगाल में चुनावों को लेकर भी है। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं कैसे ये दूसरे ओवैसी ताल ठोक रहे हैं, जरा सुनिए। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से हटाने के लिए मैं ओपन उनको ऐलान किया। ममता बनर्जी को भी चतुर्थ बार के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं बने। टीएमसी को खिलाफ में चुनाव में उतरेगी। मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। लगभग में 70 से 80 सीट जीत हासिल करेगी। तो मैं ही निर्णायक शक्ति होगी अगले दिन के चीफ मिनिस्टर में गद्दी में। तो आपको बताती हूं कि आखिर पश्चिम बंगाल में कैसे ममता बनर्जी के साथ साथ बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं हुमायूं कबीर। कह रहे हैं खुद को बंगाल का ओवैसी, मुझे बंगाल का ओवैसी, खुद ओवैसी ने कहा, ये कह रहे हैं हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर का दावा है कि बंगाल में मैं किंग मेकर बनने वाला हूं। जैसा कि ओवैसी कहते हैं वैसे ये खुद को किंग मेकर बता रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाला है, मेरे समर्थन के बिना बंगाल में सरकार नहीं बनेगी, ये भी कह रहे हैं हुमायूं कबीर। वो ये भी कह रहे हैं कि 2 और विधायक मेरे साथ आएंगे और उसके बाद जब मैं नई पार्टी बनाऊंगा तो कोई नहीं बचेगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एमएलए किस पार्टी से होंगे। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से उन्होंने चुनावी तालमेल संभव बताया, यानी उनका कहना है कि कांग्रेस भी उनके साथ आ सकती है। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम से बातचीत हुई है, ये भी उन्होंने कहा, और कहा कि मैं एआईएमआईएम के संपर्क में हूं। हालांकि एमआईएम कह रही है कि वो हुमायूं कबीर के साथ अभी नहीं है। लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि ना बीजेपी आ रही ना ममता बनर्जी आ रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन वो किस दम पर ये बात कर रहे हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हैं कैसे उस बाबरी के लिए पैसा आ रहा है, जो बाबरी की नींव इन्होंने 6 दिसंबर को डाली। अब देखिए नोटों का अंबार लग गया है, करोड़ों रुपए वहां पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त जो मैं दिखा रही हूं, ये उसी करोड़ों के अंबार की है जिसकी गिनती भी वहां लगातार चल रही है। ये करोड़ों का चंदा है जो वहां पहुंचा है। तो हुमायूं कबीर ने जिस मस्जिद का शिलान्यास किया है, यानी 6 दिसंबर को उसकी नींव रखी है, उसके लिए अब तक 3 करोड़ का डोनेशन आ चुका है। मशीनें पैसे गिन रही हैं वहां पर। न्यू बाबरी के चंदे पर हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं, न्यू बाबरी के लिए बांग्लादेश से चंदे का ऑफर भी मिला है, वो ये कह रहे हैं, और ये भी कि सऊदी अरब से भी चंदे का ऑफर मिल रहा है। एक आदमी ने 80 करोड़ रुपए देने का वादा किया। ये 80 करोड़, ये 5 करोड़ कहां से आ रहे हैं? दूसरे ने 5 करोड़ रुपए का चंदा देने का ऑफर दिया है। मस्जिद के लिए 3 करोड़ से ज्यादा चंदा मिल चुका है, ये भी वो बता रहे हैं। इनमें से 57 लाख रुपए लोगों ने 12 दान पेटियों में दिए हैं। चंदे में 2 करोड़ 47 लाख रुपए ऑनलाइन जमा कराए गए हैं। अब कुछ इसी तरह से उस पैसे की गिनती हो रही है और ये करोड़ों का चंदा हुमायूं कबीर के पास इसके लिए आ चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले क्या बड़ा खेल होने वाला है, ये पैसा कहां से आ रहा है, हुमायूं कबीर आखिर किसका गेम बिगाड़ने वाले हैं, घुसपैठियों को लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव में दांव क्या रहेगा, क्योंकि आज संसद से अमित शाह गरजे और उन्होंने घुसपैठियों पर बड़ा दांव चला। अमित शाह ने ममता बनर्जी को कड़ी नसीहत दी है, ममता घुसपैठियों का साथ देंगी तो साफ हो जाएंगी, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री ने कहा ममता घुसपैठियों को बचाएंगी तो बीजेपी की जीत बिल्कुल तय है।
उन्होंने सीधे कहा है कि घुसपैठिए अगर आपके मोहरे हैं तो बीजेपी ये चुनाव जीतने वाली है। आज मैं आपको बताती हूं कि सदन में अमित शाह का आपने वो रूप देखा, अगर नहीं देखा है तो आपको दिखाती हूं, जिसमें वो गरजे, हर बयान का उन्होंने जवाब दिया, हर आरोप का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी। अब ये तस्वीरें देखिए, जब वो घुसपैठियों पर बोल रहे थे उस समय विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वो वॉकआउट की तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाती हूं, ये देखिए, अमित शाह संसद में बोल रहे थे और विपक्ष ने हंगामा किया और वॉकआउट किया। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद के समय लोगों को डर फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये धिक्कार है। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं, सच्चाई को सुनना चाहिए। ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद के समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद के समय लोगों को डर फैला करके क्यों? ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। तो डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की पॉलिसी की बात आज सदन में कही है गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन किस तरह एसआईआर पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा एसआईआर पर एक तरफा झूठ फैलाया जा रहा है। पहला एसआईआर तो नेहरू के दौर में हुआ था, 1951 से अब तक 5 बार एसआईआर हो चुका है, लेकिन हल्ला 2014 के बाद ही होगा। सर पर पहले सवाल क्यों नहीं उठाए गए? नेहरू पीएम बने तब पहली वोट चोरी हुई थी, क्योंकि पसंद नेहरू नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू बने। उन्होंने कहा इंदिरा राय बरेली से जीती तब एक और बार वोट चोरी हुई थी। पीएम पर केस ना हो ये कानून कांग्रेस ने बनाया था, इंदिरा गांधी को बचाया गया। नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी ने भी वोट चोरी की। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने वोट दिया, नागरिक नहीं बनी लेकिन वोट पहले दे दिया। सोनिया की वोटिंग का ये मामला कोर्ट में है और हमने चुनाव आयोग पर कभी आरोप नहीं लगाया, ये भी उन्होंने बात कह दी। उन्होंने कहा विपक्ष हारता है तो लोकतंत्र को बदनाम करता है। विपक्ष की हार में ईवीएम, एसआईआर का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा किसका हाथ है ये भी सुनिए, अपने नेताओं के चलते हार रहा है विपक्ष, ये गृह मंत्री ने आज सीधे कहा। 73 साल तक इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का कानून नहीं था। 2023 से पहले प्रधानमंत्री ही इलेक्शन कमिश्नर को चुनते थे, लेकिन अब सोचिए कि कितना हल्ला इस पर हो रहा है। ये गृह मंत्री ने आज अपनी बात सदन में रखी है, जरा जल्दी से सुन लीजिए, उसके बाद सारे माइक ऑन कर रही हूं। मेरे मेहमान जुड़ गए। विदेशी नागरिक है, उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए, ये गहन कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। ये मुद्दा क्यों उठा है? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। ये सारे इंडिया अलायंस वाले चुनाव आयोग के खिलाफ आए। मान्यवर चुनाव आयोग
एक तटस्थता से चुनाव कराने वाला संस्थान बनाए, पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को ढूंढे। वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहां कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते। आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ